नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। देखिए, ओवरव्यू से एक सबसे बड़ा व्यू तो आज इलेक्टोरल बॉन्ड का है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। तो मैंने इस पे सुबह से कई शो किए हैं, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। इसमें और से लोग बहुत शो कर रहे हैं, वही रिपीटेटिवनेस है। मेरा सिर्फ एक इसमें बात है, फिर मैं ओवरव्यू की बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गैर कानूनी है। गैर कानूनी माध्यम से आया हुआ धन भी गैर कानूनी है। तो वो जिसने उस धन को लिया है उससे वो धन जब्त किया जाना चाहिए। अब आज के ओवरव्यू की बात। तमिलनाडु विधानसभा विधेयक क्या चेतावनी है? क्या चीन हमारे घर में घुसने की तैयारी में है? और तीसरा, ईडी की दवाई कितनी कारगर है? इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मैं एक और चीज़ स्पष्ट करूं कि मैं रोज आपसे आर्थिक सहायता की बात नहीं करता हूं, ओवरव्यू में करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली देखें, आपकी थोड़ी भी आर्थिक सहायता से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। मेंबरशिप का मतलब कि आप एक छोटी रकम हमें हर महीने कमिट करते हैं, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत है। अब पहली बात, तमिलनाडु विधानसभा विधेयक क्या चेतावनी है? तमिलनाडु विधानसभा ने अभी कल परसों दो विधेयक पास किए। एक विधेयक उनका था डिलिमिटेशन, जो 2026 में होना है, जो निर्धारित करेगा कि कितनी सीट, कौन सी सीट, कहाँ से, ये सब निर्धारित। तो डिलिमिटेशन का एक है। दूसरा विधेयक दो विधेयक थे। दूसरा विधेयक वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन वाला है। लेकिन पहले बात हम लोग कर लें डिलिमिटेशन की। देखिए, ये आखिरी बार जो क्षेत्रों का निर्धारण हुआ था 1971 में हुआ था। इसको 2001 में भी होना था, फिर ये आगे पुश किया गया, फिर 2021 में होना था, लेकिन अब ये 2026 में होना है। एक चीज़, दो तीन चीज़ें समझने की इसलिए ज़रूरी हैं कि जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं और ख़ास करके केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब कंपैरेटिवली, ये कंपैरिजन की बात है। ये अगर सोशल पैरामीटर्स हैं या एजुकेशनल पैरामीटर्स हैं या हेल्थ पैरामीटर्स हैं, इन सब पे ये दक्षिण के राज्य उत्तर के राज्यों क्या या उत्तर पूर्व या पश्चिम के राज्यों के मुकाबले बेहतर करते हैं। इनके यहाँ एजुकेशन ज़्यादा होती है, इनके यहाँ हेल्थ वाले वो सिस्टम्स बेटर हैं, और इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल भी ज़्यादा है। क्योंकि एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल में एक सीधा सीधा वो है, आज उस पर बात नहीं करेंगे। तो इनके यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छी है। अब हो क्या रहा है कि मोदी जी की जो बीजेपी है उसको साउथ में अब जगह नहीं मिले। वो एक जगह कर्नाटक में थी, वहाँ पे भी कांग्रेस, हाल के इलेक्शन में कांग्रेस ने बाहर कर दिया है। दक्षिण में कहीं पैर रखने की बहुत जगह नहीं मिल पा रही है। कोशिश खूब कर रहे हैं अलग अलग। एक तो चिरपरिचित फॉर्मूला है हिंदू मुस्लिम, वो बहुत नहीं चल पा रहा है। इसके मुकाबले उत्तर के राज्यों में, खास करके हिंदी हार्टलैंड जो है, उसमें मोदी जी और बीजेपी की अच्छी पकड़ है। अब अभी क्या होता है कि जो 1971 का जब डिलिमिटेशन हुआ था, तो सीटें हर राज्य को निर्धारित की गई थी उसकी पॉपुलेशन के आधार पर। अब जब 2026 का अगर पॉपुलेशन के आधार पर ही फिर से निर्धारित होती हैं डिलिमिटेशन, तो क्या होगा? दक्षिण को कम सीटें मिलेंगी और उत्तर में भी, खास करके यूपी बिहार की सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने पॉपुलेशन को खूब दिन दूनी रात चौगनी मेहनत के साथ हमने इसको खूब बढ़ा दिया है। तो दक्षिण, ये जो विधेयक पास हुआ है तमिलनाडु, इसका मूल मंत्र ये है, इनका कहना यह है कि भाई डिलिमिटेशन हो, लेकिन बेसिस जो है वो 1971 की पॉपुलेशन हो, उस हिसाब से, जिसका भाई किसी का कम तो ना किया जाए, और आप उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो एक तो ये है।
अब इसके सामने मोदी जी ने, अभी जब तेलंगाना में इलेक्शन था तो मोदी जी ने एक्चुअली मोदी जी कहाँ की बात कहाँ, झूठ सच इधर उधर पैतरेबाजी करके कैसे करते हैं वो जरा समझने वाली बात है, वो समझिए, इंटरेस्टिंग है। मोदी जी ने तेलंगाना में एक चुनावी भाषण के दौरान कहा कि आपके दक्षिण की तो 100 सीटें कम हो जाएंगी। अब उसको इन्होंने किस चीज से जोड़ा? इन्होंने कहा आपकी 100 सीटें कम हो जाएंगी क्योंकि कांग्रेस ऐसी पॉलिसी ला रही है आपकी 100 सीटें। क्या पॉलिसी ला रही है? ये कह रहे हैं जाति जनगणना की जो डिमांड है कांग्रेस की, उसकी वजह से आपकी 100 सीटें कम हो जाएंगी। डिमांड क्या है, बोल क्या रहे हैं? मोदी का कहना है कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी। तो अब भाई आबादी जितनी है तो उसी हिसाब से वो भागीदारी की बात, नौकरी में, शिक्षा में, इसकी बात हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पूरा है। ये आर्गुमेंट मोदी जी इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस वजह से जातिगत जनगणना नहीं करूंगा, कास्ट सेंसस नहीं करूंगा, वो इसको अपनी ढाल बनाना चाहते हैं। एक चीज और हुई, मोदी जी को एक जगह और गुस्सा आ गया। गुस्सा कहाँ आया? अभी केरल के एलडीएफ फ्रंट जो है, लेफ्ट फ्रंट, और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में आके इनके सारे मंत्री और एमपी एमएलए ने एक प्रदर्शन किया कि भैया हमारा राज्य का हिस्सा तो दो, और इसका पूरी तरह से सपोर्ट डीएमके लेड जो गवर्नमेंट तमिलनाडु की, उसने इसका सपोर्ट किया। अब मोदी जी इससे बहुत गुस्सा है। वो मोदी जी इसको लेके पार्लियामेंट में बोले कि उत्तर और दक्षिण को बांटने की बात है, और ये उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा। अब ये जो डिलिमिटेशन का प्रस्ताव है तमिलनाडु का, ये पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ है वहाँ की तमिलनाडु विधानसभा से। एआईएडीएमके जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने भी इसका पूरी तरह से समर्थन किया है। दूसरा प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन वाला है, उसको भी एआईएडीएमके ने राइडर के साथ उसका समर्थन दिया। उसका कहना है कि एक साथ करने के बजाय इसको 10 साल के टाइम पीरियड में लगाइए। लेकिन इसका जो मुख्य डीएमके का जो मुख्य है, जो विधेयक में है, उनका कहना है कि नहीं, इतने बड़े देश में, इतने बड़े राज्य में चुनाव अलग अलग होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि संसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायत का चुनाव एक साथ कराइए। उनका कहना है नहीं, अलग अलग चाहिए, क्योंकि जो बेसिक हमारा जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें विकेंद्रीकरण की बात है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात है। तो पावर का आप एक साथ करने लगेंगे तो वो एक जगह, आप अलग अलग करिए। हर व्यक्ति, हर चुनाव के अपने अपने लक्ष्य हैं, वो मिक्सअप नहीं होने चाहिए। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी के चेहरे पे आप कॉर्पोरेटर भी चुनिए, विधायक भी चुनिए, एमपी भी चुनिए। इसके विरोध में वो लोग खड़े हैं। मैं सिर्फ एक चीज आपको बता दूं कि इसका एक छोटा उदाहरण देके इसको खत्म करूंगा। आपको याद है निर्मला सीतारमण जी दक्षिण के किसी राज्य में गई थी, जहां तक मुझे याद है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश गई थी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं। और उन्होंने किसी कोटेदार के यहाँ, जो राशन की दुकान है, उसके यहाँ छापा मारा था। और छापा मार के क्या पकड़ा था? भाई इसमें मोदी जी की फोटो नहीं, जो थैला है जिसमें राशन है उसमें मोदी जी की फोटो नहीं है। वो बड़ा आग बबूला हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल इसमें लिखा पड़ी गई थी कि मोदी जी की फोटो आए। तो अगर आप केंद्रीकरण करेंगे तो हर चीज में मोदी जी की ही फोटो आपको दिखाई देगी। अब हम लोग दूसरी बात कर लें, जो क्या चीन हमारे घर में घुसने की तैयारी में है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए पहले समझ लिए इंडिया चाइना की बात। इंडिया चाइना के बीच जो है वो हमारा बॉर्डर अभी तक डिफाइन नहीं है। हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC। और ये जो इंडिया के हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच में करीब हमारा 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। जबकि चाइना कहता है कि नहीं नहीं, बाकी सब तो हमारा और चीन और भारत का बॉर्डर करीब करीब 2000 किलोमीटर का है, बस। वो इस तरह की बातें करता है। यहां पे 2019 से चीन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ यहां पे घर बना रहा है। उस घर को वो बोलता है जियाओ कांग, जिसका वैसे तात्पर्य है वेल ऑफ विलेजेस, जो विलेज है सेल्फ है। ये 628 विलेजेस का, वो लद्दाख से लेके पूरे अरुणाचल तक जो LAC है उसके अलोंग ये घर बना रहा है। ये डबल स्टोरेड हाउस है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसमें जो इसका यूज़ है ऐसा माना जा रहा है कि सिविलियन भी रह सकते हैं और आर्मी पर्सनल भी रह सकते हैं। आर्मी भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें रह सकते हैं, डबल स्टोरेड है। अभी तक ये खाली था।
अब इसमें धीरे धीरे चीन के लोग आके इधर पिछले 1-2 महीने से अब इसमें इसको ऑक्युपाई कर रहे हैं। ये क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वो चीन में वो फौज के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं कि वो सिविलियन हैं, ये नहीं है क्योंकि ये तो चीन में सब चीज़ें हश हश करके होती हैं। ऑल अलॉन्ग दी वो ये अच्छा जब ये घर बना रहा है तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर रहा है, रोड वहाँ कैसे कनेक्टिविटी हो, ब्रिजेस हो, जल्दी जल्दी कैसे पहुँचे, मतलब वो पूरा चाक चौबंद करके उनको एक मजबूत बैकअप सपोर्ट दे रहा है। इसके जवाब में अच्छा वहाँ पे एक और चीज़ है, वहाँ पे जो चीन में एक बोलते हैं बॉर्डर लॉ, उनके बॉर्डर लॉ के तहत वो है कि जैसे हमारे यहाँ BRGF की स्कीम थी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, इस तरह के थे, उनके यहाँ बॉर्डर लॉ है कि अगर बॉर्डर लॉ है तो वहाँ पे क्या क्या होगा, क्या एक्स्ट्रा हम देंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे, कैसे हमारी रोड होगी, कैसे खाने पे वो है। और वहाँ पे अब वो लोगों को मूव कराना शुरू कर दिया जो खतरे की घंटी है। इंडिया का हमारा जवाब सुन लीजिए। हमारा तो पहला जवाब ये था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। ये आपने ना कोई घुसा है ना घुसेगा करके जो जितनी आपने इररिपेरेबल लॉस किया है ये आने वाली जनरेशन बताएगी, क्योंकि चीन जब भी कोई मीटिंग होती है कहती है जब आपके सर्वोच्च नेता ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई नहीं घुसा तो आप क्यों कहते हैं कि हम आपके यहाँ आके बैठे हुए हैं। हालांकि मैं बार बार याद दिलाता हूँ क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा आती है, मेजर शैतान सिंह की जहाँ पे शहादत उन्होंने दी थी वो जो मेमोरियल था उसको अब बफर स्टेट हो गया और वो मेमोरियल वहाँ से गायब हो चुका है। मैं रेजांगला की बात कर रहा हूँ। इस जियाक ओ कांग जो वेल ऑफ विलेजेस है उसके जवाब में हमने भी एक प्लान तैयार किया। हमारा प्लान है वाइब्रेंट विलेजेस हम बनाएंगे। उन्होंने 628 विलेज बनाई थी, हमने कहा हम 663 विलेज बनाएंगे। कब बनाएंगे ये नहीं मालूम, बनाएंगे। उस पर हमने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारी 17 विलेज आइडेंटिफाई होंगी, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल में, सब जगह हमने विलेज बनाएंगे। कुछ वैसी विलेज जैसी मोदी जी ने कहा था कि सब लोग एक एक विलेज अडॉप्ट करो। मोदी जी ने खुद भी बनारस में एक विलेज, एक गांव अडॉप्ट किया हुआ है। क्या स्थिति हो जानते रहिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है ये संवेदनशील मामले हैं मोदी जी, इसमें आप जिस तरह का मतलब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, वाकपटुता करते हैं, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। आपको यहाँ पे हार्डकोर डिप्लोमेसी, हार्डकोर फॉरेन अफेयर्स, आपकी आर्मी, उसका मोरल, ये सब करना चाहिए। जो कुछ बातें और ऐसी हैं अगर आप किसी से टटोलिएगा तो आपको पता लगेगा। ये वो उनके पास हमारे एक एक आर्मी के जो जनरल साहब, कमांडर साहब लोग हैं, एक एक के डोजियर है हर दुश्मन आ। और अगर कोई स्ट्रांग कमांडर आ जाता है तो वो भी ठीक रहते हैं। इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं है। ये थोड़ी दम देने की बात है। दूसरा एक अंतिम बात मैं कर लूं, ईडी की दवाई कितनी कारगर है ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईडी ने की जो दवाई एक नई इजाद हुई है जो 2014 में जिस पे R&D शुरू हुआ और उसको बहुत बढ़िया ढंग से टेस्ट किया गया और अब वो बिल्कुल प्रूवन है कि वो दवाई काम करती है। उस दवाई ने ईडी ने बहुत बढ़िया काम महाराष्ट्र में किया था। महाराष्ट्र में एक एक पार्टी जो ऑपोजिशन की थी सबको तोड़ा और वो ईडी का बहुत बेहतरीन काम था। फिर ईडी ने कर्नाटक में वो बहुत अच्छे से पिछली सरकार में तोड़ने का काम किया था। ईडी ने वो काम मध्य प्रदेश में भी किया था। ईडी ने इस बार वो काम अभी बिहार में भी बहुत अच्छे से किया है, बहुत सफल ढंग से रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ईडी ने वो काम ठीक से नहीं हुआ। हालांकि बहुत कोशिश है। छत्तीसगढ़, झारखंड में चल रहा है मामला, हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया है, लेकिन ईडी की दवा काम नहीं कर रही है। मियादी बुखार ऐसा है कि उतर ही नहीं रहा है। हेमंत सोरेन मान ही नहीं रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में भी ये हो रहा है। दिल्ली में भाई अब लोग भूल ही गए कि मनीष सिसोदिया भी कोई हुआ करते थे, वो जेल में इतने दिनों से, संजय सिंह जेल में इतने दिनों से, लेकिन जेल में हैं, लेकिन मियादी बुखार उतर नहीं रहा है। पंजाब में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ये खूब हुआ। इस जगह इस दवा की डोज को थोड़ा और किसी के साथ ईडी है, लालच है, पैसा है, वो उसका मिक्स एक डोज बनती है। वो मिक्सर तैयार होने की बार बार कोशिश होती है, बार बार अटेम्प्ट होता है, कोशिश होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? फारूक अब्दुल्ला साहब को जो बिल्कुल
इंडिया के साथ साथ गुपकार एग्रीमेंट और क्या क्या इतने दिन उनको 2020 में उनको जेल में इस सरकार ने रखा, उनके बारे में अमित शाह ने क्या क्या पार्लियामेंट में कहा, ये सबको याद है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो लीडर थे और सबसे आगे आगे चल रहे थे और गुपकार गैंग की लीडरशिप कर रहे थे, परसों एक ईडी का नोटिस आया है, उनका आज बयान आ गया कि वो इंडिया लाइन से बाहर निकल रहे हैं। ये शायद ऐसा लगता है कि ईडी वाली जो नाम की जो दवा या इंजेक्शन है, ये ठंडे उस प्रदेशों में ज़्यादा तेज़ी से इसका काम चलता है। ये इंजेक्शन अभी महुआ मोइत्रा को भी दिया गया है। उनको 19 तारीख को ईडी ने नोटिस दिया कि आके मिलिए। सांसदी तो गई, लेकिन अब जरा जवान पे कैसे लगाम लगाई जाए तो उसके लिए भी उनको नोटिस गया है। यूपी में कुछ कुछ जगह ईडी का एक कंट्रोल डोज दिया जाता है, जैसा होता है ना प्रिवेंटिव दे दो, वो एक क्या बोलते हैं जो वैक्सीन लग जाती है, कुछ जगह वैक्सीन के रूप में काम कर रही है ईडी। उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं, उड़ीसा में बीजू जनता दल है, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जी, कुछ कुछ जगह इसको वैक्सीन के रूप में काम किया जा रहा है। एक जगह मुझे लगता है कि ये तो सफल दवाई मानी जाएगी। तो अब बीजेपी की जो नेतृत्व है उससे मुझे लगता है कि ये किसानों के ऊपर क्यों नहीं ईडी का कार्रवाई करते हैं, बढ़िया से कर दीजिए। तो हो सकता है कि ईडी की आप कार्रवाई करिए तो किसान कुछ भाग जाएं, कुछ इधर उधर तितर बितर हो जाएं, किसान आंदोलन बैठ जाए। मुझे लगता है इसका मास भी आपको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में एक बार ईडी को एक साथ 10-20 हज़ार घरों में भेजिए, ईडी वालों को रिक्रूट कर लीजिए। बाकी दिल्ली पुलिस है ही आपके पास, उनको ईडी में डेपुटेशन पे ला के कुछ भेजिए, हो सकता है वो सफल हो। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करना भूल जाएं। फिलहाल आज के एपिसोड में ओवरव्यू में इतना ही, लेकिन फिर से इस आशा के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की है इस देश में, एक बार फिर से उम्मीद बहुत से लोगों की जगाई है कि अभी भी कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद न्याय मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।